नमस्कार। कल जो कम्युनल हार्मोनी पर हम लोगों ने बात किया था, उसी का सीक्वल आज का वीडियो है। और ये वीडियो हम दो बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। एक तो आजकल लगातार हिंदू में आर्टिकल्स आ रहे हैं तालिबान से रिलेटेड। तो आज जो ओपेड पेज पर आर्टिकल आया है वो एक इंटरव्यू है, और ये फिल्म डायरेक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अखबारों में इन्होंने काम किया है, बहुत बड़ा इनका नाम है, और इनका नाम है जॉन पिल्गर। और जो ये टाइटल दिया है इंटरव्यूअर ने, उसका नाम है द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज ए फ्रॉड। और फिर इसका एक्सप्लेनेटरी लाइन जो नीचे लिखी है वो लिखा है, द जर्नलिस्ट सेज द तालिबान वर द कन्वीनियंट टारगेट टू सेटिस्फाई अ पॉलिटिकल लस्ट फॉर रिवेंज फॉर 9/11। मतलब ये है कि जो अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने आक्रमण किया था, वो जो उनके यहाँ ट्विन टावर्स डिस्ट्रॉय हुए थे, 9/11 का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट इनको दिखाई पड़ा था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में आक्रमण इसलिए नहीं हुआ था कि अफ़गानिस्तान कल्प्रिट था, इसलिए हुआ था कि अफ़गानिस्तान में आक्रमण करना सबसे सहूलियत भरा था। इस आर्टिकल में बीच में ये भी लिखा है कि यदि वाकई में रिवेंज लेने के लिए और जस्टिस के लिए अमेरिका को आक्रमण करना था तो उसे सऊदी अरेबिया पर बम गिराने थे, ना कि अफ़गानिस्तान पर। और जिस ओसामा बिन लादेन को इसका कल्प्रिट माना गया था, वो ओसामा बिन लादेन से तालिबान खुद ही बड़ा तरस था, और वो उसका संरक्षण जो है वो पाकिस्तान में था। तो सेकेंड टारगेट पाकिस्तान में हो सकता था, ना कि अफ़गानिस्तान में। लेकिन इनको रूस के खिलाफ एक बेस चाहिए जहाँ से वो आसानी से काम कर सके। और बाकी इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है कि अभी रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि इफ़ यू परचेज्ड $10,000 स्टॉक ऑफ टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स on 28 September 2001, that is the date of the invasion of that is the date of the signing of President of America signing a date of authorization of the military invasion on Afghanistan, तो by now you are a richer person। कहने का अर्थ ये है कि वो जो टॉप 5 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी कंपनी ने इतना फ़ायदा उठाया है कि उनका शेयर प्राइस जो है वो बहुत जंप कर गया है। तो सब मिला करके जो कल हमने बात किया था बाजार की, उसी को एक्सप्लेन करता हुआ ये आर्टिकल है कि ये इसलिए आक्रमण नहीं हुआ कि किसी, और इसमें जो सबसे बड़ी बात बताई गई है, जो सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, तो जो सबसे खतरनाक टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और जो इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड है जिसमें माइट इज़ राइट है, तो जब तक ताकतवर अपने सिद्धांत बनाता रहेगा, तब तक सिद्धांत की सदाशयता के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि इस आधार पर होगा कि सिद्धांत किसने बनाया है। तो ये इसकी बात है जिसको हम लौट करके करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनल हार्मोनी पर है। तो आज बात करने का सिलसिला यूँ चला कि एक मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, उसमें से कोटेशन हमको पढ़ करके हमारी बेटी ने बताया कि ये कोटेशन हमको अच्छा लगा, कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसमें एक लाइन मिसिंग थी, जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लाइन क्यों मिस किया जा रहा है। ऐसा है कि विवेकानंद ने एक बार अपने मुस्लिम मित्र को एक जवाब लिखा था, जब उसकी चिंता इस बात की थी कि हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ सांप्रदायिक उन्माद कैसे ठीक किया जा सकता है, भारत की बदहाली को, भारत की खुशहाली को, भारत की बदहाली को खुशहाली में कैसे बदला जा सकता है। तो उन्होंने अपने मित्र को जो जवाब दिया था, वो जवाब ये दिया था कि टू माई मदरलैंड, द जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, द वेदांत ब्रेन एंड द इस्लाम बॉडी इज़ द ओनली होप। माने हमारी मातृभूमि के लिए ये जो दो महान तंत्र हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम, और वेदांत का मस्तिष्क और इस्लाम का शरीर, इसका एकमात्र जो है वो आशा है। इस बात को समझना, तो इसमें जो बुक में लिखा था उसमें ये पूरी बात लिखी थी, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि वेदांत ब्रेन एंड द इस्लाम बॉडी, ये कर गया द ओनली होप, टू मदरलैंड द ओनली होप, द
टू सिस्टम्स दैट इज द हिंदुइज्म इस्लाम इज द ओनली होप। ये जो बात लिखी गई तो इससे मुझे ये बात आखिरी कि आजकल लोग इस्लाम या मुसलमान या हिंदू या वेदांत शब्दों के प्रयोग, बेसिकली मुसलमान या इस्लाम के शब्द के प्रयोग से बचना चाहते हैं, क्योंकि डर है कि इसे हमको कहीं वो न मान लिया जाए, कम्युनल न मान लिया जाए। ध्यान रखने की बात यह है कि कम्युनलिज्म इज द स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट द फैशन ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों में नहीं है। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखो कि हमारा स्टेट सेकुलर है, मैं सेकुलर नहीं हूँ, और ये मेरा वीडियो जिसको एड्रेस है वो भी सेकुलर नहीं। माई वीडियो इज डायरेक्ट एड्रेस टू माई मुसलमान फ्रेंड, माई मुसलमान इज अंडरलाइंड, it is not a discussion, this is not tete-a-tete with a friend, between the friends, it is a discussion, this is the dialogue between a Hindu and a Musliman। ये मैं चूँकि आज की ज़रूरत है, मैं इसमें एक कोट करना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे शहीद थे, ये स्टेटमेंट किसका है ये हम बाद में बता देंगे, लेकिन ये हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर का सेंटेंस है कि द ओनली लेसन दैट इंडिया नीड्स टू लर्न हाउ टू डाई एंड द ओनली वे टू टीच बाई डाइंग एलोन। भारत माता के लिए आज की तारीख में जब अंग्रेज थे तो हमारे शहीदों का कहना था भारत माता को एक ही पाठ सीखने की ज़रूरत है कि मरा कैसे जाए, और एक ही तरीका सिखाने का है, वो मर करके सिखाना। उसी तरन्नुम में, उसी तर्जुमे में यदि मैं आज की बात कहूँ कि ओनली लेसन दैट इंडिया नीड्स टू लर्न टुडे हाउ टू लिव एंड द ओनली वे टू टीच बाय लिविंग एलोन। एंड लिविंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लविंग, यू कैन रिप्लेस एनीवेयर लविंग एंड द मीनिंग विल बी सेम। The most wanted lesson that India needs to learn is loving or living, and the only way to teach is loving or living. These are the same things. If you are not loving, you are not living. तो ये एक मात्र, और ये तरीका जो है, जैसे उसने बताया ना कि द ओनली लेसन एंड द ओनली वे टू टीच बाय डाइंग एलोन। ये नहीं, प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए गो एंड डाई फॉर नेशन, नो नो नो, डाई योरसेल्फ and make the nation learn how to die। तो आज की तारीख में भी ज़रूरत है कि इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग अदर्स, इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग नेशन इन अ ग्लोब, मतलब ग्लोबल प्रीचिंग, या आजकल जो सबसे बड़ी बात हो गई कि जो लिटरेचर है बड़ा, गांधी जी इसके समर्थक नहीं थे कि साहित्य बड़ा सुलभ होना चाहिए। गांधी जी कहते थे सत्य साहित्य माने पैसा से, कम पैसे से खरीदने वाला साहित्य नहीं होना चाहिए। साहित्य बड़ी जीवन की कुर्बानी के बाद साहित्य मिलना चाहिए। अब पहले जो साहित्य उपलब्ध होता था वो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता था। राहुल सांकृत्यायन जी को बौद्धिक लिटरेचर की ज़रूरत थी, तो वो कितना वेश बदल करके तिब्बतन में कहाँ जाके कहाँ फ्रेंडशिप की, कितने वेशभूषा बदले, कितनी भाषाएं सीखी, कैसे जाकर के वो तिब्बत मॉन्ग बौद्ध उसमें मठ में जाकर के रहे, और फिर रात में वो साहित्य गधे पर लाद करके और वो चल दिए। रास्ते में नेचर काल की वजह से उनको रुकना पड़ा दिशा मैदान के लिए, तो बेचारे बैठे हुए थे, तो एक सुअर उनका नितंब काट करके चला गया। तो इतना जोखिम भरा उनकी जर्नी रही, तब जाकर के उनको साहित्य मिल पाया। तो इससे आप मतलब ऐसे अपनी जीवन की कुर्बानी दे करके लोग अपना पूरा जीवन दे देते थे, तब एक किताब अपने गुरु से हासिल कर पाते थे। आज तो किताबें तो जाने दीजिए, किताबें तो सस्ती हो ही गई हैं। साहित्य बना, सूचना और साहित्य सोशल मीडिया पर इतना सस्ता हो गया है, तो ये तो बिल्कुल इट इज़ द स्टार्क और इट इज़ द स्टेट डिफाई ऑफ द फिलॉसफी ऑफ गांधी टुवर्ड्स लिटरेचर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लिटरेचर। सबको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जान रहा है। तो ये जो मुसीबत आ गई है, ज़्यादा बोलने की मुसीबत, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मुसीबत पैदा कर रहा है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम थर्ड पर्सन में ना बात करें, हम डायरेक्ट बात करें, एक दूसरे से बात करें। तो हमारा जो वीडियो है ये डायरेक्ट हमारी गुफ्तगू है हमारे मित्र के साथ, मुस्लिम मित्र के साथ। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों के साथ साथ रहते हुए आज के 10-11 साल पहले आज के विधानसभा अध्यक्ष सत्यनारायण दीक्षित जी ने हम लोगों पर एक एडिटोरियल लिखा था। अखबार में एडिटोरियल लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की कम्युनल हारमोनी के लिए, उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि गांधी और नेहरू इस प्रयास में उनको प्रयासरत रहे, लेकिन असफल
हुए और असफल होकर के भी निराश होने के लिए भारत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंशुमान और आरिफ की जीवन शैली जो है वो एक आशा जगाती है, ऐसा उन्होंने लिखा था हमारे तुम्हारे जीने के स्टाइल को लेकर के। ये माने जो दूसरे को बताने से अब काम नहीं चलेगा। अब हमारे अपने जीवन को जीने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन के जीने की शैली और उदारता को लोगों के बीच में एग्जाम्पल की तरह करना, मतलब जैसे कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो कर्म होते हैं वो शब्दों से ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा घोषणा मतलब ज़्यादा सघोष होते हैं। तो ऐसे में बात यदि हम करें कि जो आज का वातावरण निर्मित हुआ है, इस वातावरण में रास्ता कहाँ दिख रहा है। आज की तारीख में जो ऐसा लगता है कि हर हिंदू के मन में हर साथ चलने वाले मुसलमान को लेकर के, जैसा अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो साथ में मुसलमान है वो लगातार ये सोच रहा है कि कितना मैंने कितने पाप से गुजर रहा हूँ कि मैं एक काफिर से बात कर रहा हूँ, कितने पाप से गुजर रहा हूँ कि मुझे एक काफिर से बात करनी पड़ रही है, एक मौका मिले कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊँ। ऐसे ही बातें मुसलमान लोगों के मन से अभी वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो आपस की बातचीत है उसमें यही है कि हिंदू जो हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान का विरोधी है, हिंदुस्तान से गद्दारी करना चाहता है, इसकी जो वफादारी है वो पाकिस्तान के साथ है, इसकी वफादारी तालिबान के साथ है, इसकी वफादारी जो है वो बगदादी के साथ है। ये जो वातावरण बन रहा है ये इससे भारत का भला होने वाला नहीं है। भारत क्या मानवता, देखिए जिस दिन भारत का भला खत्म हो जाएगा उस दिन मानवता का भला खत्म हो जाएगा। बार बार मैं आपस में कहा करता हूँ कि दुनिया के मुसलमान अलग हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग है। उसकी वजह ये है, आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो भारत का हिस्सा नहीं रहा वो हिस्सा मुसलमान और कम्युनल हार्मोनी के लिए खतरनाक हुआ है। ये अलग बात है कि वहाँ पर मुसलमान बहुसंख्या में होने के कारण वहाँ गैर मुसलमानों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन गैर मुसलमानों के जीने में मुश्किल होने में केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी जीना मुश्किल हो रहा है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि दुनिया ने हमको युद्ध दिए हैं, लेकिन हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, लेकिन जिनको हमने बुद्ध दिए हैं उन्होंने प्रत्युत हमको युद्ध दिए हैं। तो बुद्ध भी हिंदुस्तान में ही नॉन वायलेंट का प्रोपोगेटर बन सकता है। बुद्ध भी हिंदुस्तान की ज़मीन से बाहर जाने के बाद उसके भी फॉलोअर हिंसा के फॉलोअर बनते हैं। तो समझने की बात यह है कि मजहब और संस्कृति नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति में पलने के कारण, हिंदुस्तानी संस्कृति में पलने के कारण ही अहिंसा और प्रेम, सत्य के प्रति लगाव ज़्यादा मुखर और ज़्यादा स्पष्ट होता है। हमारे यहाँ से गए हुए भी मजहब यदि उनको अनुकूल संस्कृति और वातावरण नहीं मिलता है तो भी हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं, जब लोग फ़र्क ही नहीं करते मुग़ल और तुर्क क्या थे, तो क्या यार फ़र्क करेंगे कि चंगेज़ खां कौन था। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि चंगेज़ खां जो था वो किसी भी अहले किताब का फॉलोअर नहीं था। वो जिस रिलीजन को मानने वाला था वस्तुतः वो कोई रिलीजन नहीं था, एक मोड ऑफ नेचर वर्शिप था। कुछ लोग, मैंने शैमनिक आप उसको कह सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो है वो टेंगरी था, ये टेंगरिस्ट था। टेंगरिज्म उसका रिलीजन था, जो कि एक ब्लू स्काई माने स्काई गॉड है जिसको वर्शिप करता था। शैमनिस्ट होने के नाते वो नेचर वर्शिपर था। और चंगेज़ खां हिंदुस्तान में तो खैर इल्तुतमिश ने उससे घूस दे करके शांति खरीद ली, लेकिन एशिया में उसने क्या कहर बरपाया है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये बातें कि जो अहले किताब या इस्लाम के फॉलोअर हैं वही केवल मारकाट करते हैं, ऐसा जैसे वातावरण बनाया जा रहा है। तो राजनीति, देखिए जब हम बहुत अपनी क्षुद्र मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं और जब राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है तो होता ये क्या है कि हमारे निजी स्वार्थों को और जहनी बैंक्रप्सी को जो है मजहबी उन्माद का नाम बड़ी आसानी से दे दिया जाता है। माने मैं इसको ज़्यादा क्लियर कर दूं, तुम्हारे लिए नहीं बच्चों के लिए जो हमको सुन रहे हैं, कि जो मेंटल बैंक्रप्सी है, जो पॉवर्टी है, इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, उसे जो है वो डॉगमेटिक या फैनेटिसिज्म का नाम दे दिया जाता है। वस्तुतः
जो संघर्ष है वो स्वार्थों का संघर्ष है, पॉलिटिकल एम्बिशन का संघर्ष है। और प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा, कोई नई बात नहीं है। राजाओं के, अब ऐसा कहा जाता है जैसे मुसलमानों ने अपने शासन के समय तो तमाम सारी क्रूरताएं और हिंसाएं की हैं, वरना राजा लोग तो हमेशा फूल बरसाते थे। हिंदुस्तान की पहली जो डायनेस्टी हरेंग डायनेस्टी है, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट, उसके सारे जो बादशाह हैं वो सब पितृहंता हैं, पैट्रियार्कल है, वो मतलब पैट्रिसाइड है, सॉरी, वो सब बिंबिसार को अजातशत्रु मारता है, अजातशत्रु को उसका बेटा मारता है, उसके बेटे को उसका बेटा मारता है। उस डायनेस्टी में 10 राजा हैं, सारे लोग अपने बाप को मार करके ही, और बिंबिसार को तो इतने कष्ट में था कि उसकी उंगली में फोड़ा हो गया था। उसकी पत्नी माने अजातशत्रु ने अपनी अम्मा को भी उसमें कैद में रखा था, और उसके दर्द से निजात पाने के लिए बिंबिसार की पत्नी ने मुंह से उसके फोड़े के मवाद को चूसा था, उसको दर्द से मुक्ति दी थी। अजातशत्रु ने इतनी भी रहमता नहीं दिखाई थी कि उसको उस दर्द से मुक्त कर देता। तो ये इतिहास की नासमझी और ऐसे लोगों से ये बातें उम्मीद करना, और जब हम लोग बात करते हैं मुसलमान बच्चों के लिए तो ऐसे बात करते हैं जैसे वो सब जानते हैं, वो खलीफा जानते हैं, वो सुन्ना जानते हैं, वो हदीस जानते हैं। मैं अपने IAS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सभी से पूछ रहा था कि बताइए करबला क्या है, ये बताइए उस्मान कौन है, और हसन कौन है, हुसैन कौन है, उनके बच्चे क्या हैं, करबला में क्या हुआ था, अली कौन है, हजरत अली का क्या रिश्ता है उनके साथ, कुछ नहीं जाने जीना मुश्किल हो रहा है। ये सब जानने के लिए आम आदमी जो है बैठा हुआ है। लेकिन हम ये मान चलते हैं, एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को मान चल रहा है कि ये मजहब को सीखने के अलावा, और ये भी मजहब के उन्माद को सीखने के अलावा कुछ नहीं सीख रहा। मुसलमान ये मान चलता है कि हिंदू अब कट्टर हो गया है, जो पहले शायद उसको लगता था नहीं है, और हिंदुओं को लगता है कि मुसलमानों को हुब्बल वतनी से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस समय गजवाए हिंद की फिलासफी के तहत पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में, दारुल हरब से दारुल इस्लाम में, माने द लैंड ऑफ इनफिडल से हम लैंड ऑफ इस्लाम में इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे। केवल इस बात का वेट कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना खा पी रहे हैं, ना कुछ और काम कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि किस समय ऐसा वक्त आएगा, ये सुनहरा मौका उनकी ज़िंदगी में कब आएगा, और ये चाहे 1000 साल बाद आए, लेकिन वेट इसी बात का कर रहे हैं। और इसके लिए 2 काम कर रहे हैं, एक तो जो गैर मुसलमान है उनको मार काट डालो, दूसरा ये है कि अपनी संख्या इतनी बढ़ा डालो। बस यही काम वो 24 घंटे कर रहा है, बाकी उसको खाने पीने की कोई चिंता नहीं। और मुसलमान हिंदुओं को लेकर के ये सोच रहे हैं कि ये इस फिराक में है कि बचा हुआ मुसलमान किस तरीके से यहाँ से भगा के पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दिया जाए, किस तरह से जो है उसका सिटीजनशिप की जो भी उसकी पात्रता है उसको मिटा दिया जाए, और इस तरीके से किसी तरीके से मुसलमानों से मुक्ति पा लिया जाए। क्योंकि मुसलमान संख्या मतलब जो है, ये हिंदू जो हैं वो इसको हिंदुत्व या हिंदुज़म, एक नया कम्युनिस्ट लोग तो एक नया शिगुफा बनाते हैं कि हिंदुज़म को अब हिंदुत्व बनाया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आता है कि हिंदुज़म और हिंदुत्व, ये शब्दों की बाजीगरी का क्या मतलब है, शायद तुम भी इसको नहीं जानते होगे। ये हिंदुत्व ज़्यादा अच्छा है कि हिंदुज़म ज़्यादा अच्छा है? हिंदू कोई इज़म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कोई मुसलमान होता है, जैसे कोई सनातनी होता है, जैसे कोई बौद्ध होता है, जैसे कोई जैन होता है, जैसे कोई क्रिश्चियन होता है, वैसे कोई हिंदू नहीं होता। मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि तुम मुसलमान क्यों हो, क्योंकि तुम जो है अल्लाह को मानते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल को मानते हो, कुरान को मानते हो। इन तीनों में से किसी को नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं होगे। लेकिन मैं हिंदू क्यों हूँ ये तुम नहीं बता सकते। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि मैं हिंदू क्यों हूँ, क्योंकि जिस भी कारण से तुम बताओगे कि मैं हिंदू हूँ, हो सकता है वो कारण मेरे हिंदू होने का ना हो। हम बगैर ईश्वर को माने हुए भी हिंदू हो सकते हैं, बगैर किताब को माने हुए भी हिंदू हो सकते हैं, बगैर तीर्थों में गए हुए भी हिंदू हो सकते हैं, बगैर व्रत उपवास के भी हिंदू हो सकते हैं। हमारे हिंदू होने के लिए, इसीलिए जब हिंदू होने के लिए कोई किताब, कोई अल्लाह, कोई खुदा जिम्मेदार नहीं है, तो हमारे साथ इज़म कैसे जोड़ दोगे? तो इज़म तो ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, हिंदू वे ऑफ लाइफ हो सकता है, हिंदूनेस हो सकता है, और इसी में यदि हम संस्कृत का प्रत्यय जोड़ दें तो हिंदुत्व बन सकता है। ये कट्टर कहाँ से हो गया? तो इस तरीके की जो सगुफेबाजी है, ये बिल्कुल, एक चिदम्बरम था जिसने कहा भगवा आतंकवाद। अरे मैं कहता हूँ संसार में जब तक एक भी मुसलमान कहेगा कि मैं आतंकवाद के साथ नहीं हूँ, तब तक इस्लाम को आतंकवाद कहना नाइंसाफ़ी है।
और हिंदुओं में आप गिने चुने लोगों को भी नहीं पा सकते हो जो आतंक का कोई इंटरनेशनल आतंकवादी आपको हिंदुओं में से मिल जाए, कोई ये कहे कि हम इस तरीके से पूरा कॉन्फेडरेसी को थियोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप भगवा आतंकवाद बोल देते हो। ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है, बड़ी गंदी बात है। ऐसा कैसे बोल सकते हो कि किसी प्रतीक को आप एक्ट ऑफ टेरर से आप जोड़ दें? फिर भी लोग चुप रहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो देखिए, मैंने अभी एक अंग्रेजी में टहलते टहलते एक कविता जैसी एक बात बताई कि द रिचेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड इज ऑफ इग्नोरेंस, रीप रीप रीप, एंड द आइडियल वे टू वॉक दैट ऑफ अर्थवर्म, क्रीप क्रीप क्रीप। माने जो सबसे बढ़िया फसल है वो है अज्ञानता की फसल, खूब बो खूब काटो। और जो सबसे ऑनरेबल वे ऑफ वॉक है, गेट है, वो क्या है? केचुए के जैसा, रेंगो रेंगो रेंगो। तो हम इंटेलेक्चुअली ड्वार्फ हो रहे हैं, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो रहे हैं, एंड इंटेलेक्चुअली वी आर लिविंग इन द रियल्म ऑफ पॉवर्टी। तो हमारे साथ ये जो माहौल बन रहा है कि आजकल की जो कॉन्वेंट एजुकेशन है, जो बाज़ार की ज़िंदगी है, ऐसे में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना एक बड़ा चैलेंज हो गया। जैसे गालिब ने कहा ना कि हर तरफ आग है, खून का मंजर, आज के दौर में जीना भी हुनर लगता है। तो ये जो आज के दौर में तो कोरोना के कारण तो जो ज़िंदगी कठिन हुई है, लेकिन जो ये कम्युनल उन्माद फैला है, इसमें ज़िंदगी जीना बड़ा सफोकेटिंग हुआ जा रहा। ऐसे में एक ही होप मुझे लगता है, चूँकि बाज़ार अब जल्दी हमारे बीच से निकलेगी नहीं, डेमोक्रेसी के चलते वोट की पॉलिटिक्स रुकेगी नहीं, और कॉन्वेंट एजुकेशन के चलते थॉटफुल डिसाइपल्स, थॉटफुल विद्यार्थी स्कूलों से निकलेंगे नहीं, तो अब बचता क्या है? सवाल ये नहीं है कि दर्द है। तुमने एक किताब में एक कोटेशन लिखा था कभी पास का, और वो मैं पूरा तो भूल गया हूँ कि क्या दर्द क्या है, कि मैंने मैं भूल गया, लेकिन तुम समझ गए होगे हम क्या कहना चाहते हैं। दर्द ये नहीं है कि चारों तरफ दर्द पसरा है, दर्द ये है कि दर्द से निजात का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारा कहना है कि आपस में जहाँ कहीं भी हमारी पहुँच है, जिस किसी तक हमारी पहुँच है, जिस किसी भी माध्यम से हम पहुँच सकते हैं, तो अब हमें थर्ड पर्सन में बात करना बंद करके डायरेक्ट वन टू वन अपना पर्सनलाइज्ड लाइफ स्टाइल से ही समाज में जितना कुछ हो सके, जितनी दूर तक हो सके, हमें जो है वो एक अच्छे वातावरण को निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं कहा करता हूँ कि इफ़ यू आर ए नेशनलिस्ट, तो योर सर्विस स्टार्ट्स विद योर डोर स्टेप। यदि आप राष्ट्रवादी हो तो आपका काम अपने दरवाजे से स्टार्ट हो जाता है, अपनी गली से स्टार्ट हो जाता है, अपनी मोहल्ले से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी राष्ट्र है, यही राष्ट्र है। ऐसे ही यदि आप सौहार्दपूर्ण जीवन चाहते हो, तो ये आप तालिबान अफ़गानिस्तान में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, आंध्र प्रदेश में बने या श्रीलंका में बने, उसके लिए हमारी कुव्वत नहीं है। तो इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए, हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे चारों तरफ एक हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जो एग्जाम्पल बने। तो ऐसे ही अब हम टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ करके पूरे समग्र को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपस की डायलॉग जो है यही एक तरीका बचा है कि हम अपने राष्ट्र के वैभव को, परम वैभव को बचा सकते हैं और एक अच्छी इंसानियत, जीने लायक इंसानी वातावरण बनाए रख सकते हैं। थैंक यू।